नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और 24 के चुनावी माहौल में आप सभी का स्वागत है। यूपी के सबसे हॉट सीटों में गिनी जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर आज धुरंधर नजर आने वाले हैं। और रायबरेली सीट पर अमिट छाप छोड़ने वाली खुद सोनिया गांधी आज रायबरेली की धरती पर एक बार फिर से दिखाई देंगी। बता दें कि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के ही एक दिग्गज से होने जा रहा है और इससे पहले इनका मुकाबला सोनिया गांधी से हुआ था। इस बार राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। अमेठी सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस से गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों ही सीटों पर सपा ने इस बार वॉकओवर ही कांग्रेस को नहीं दिया, बल्कि जिताने के लिए मशक्कत करती भी नजर आ रही है। आखिर सपा का यहां से इतना अहम रोल कैसे है, इस पर आज हम करेंगे विस्तार से बातचीत। अहम है, 2019 में बीजेपी को अमेठी से जीत मिली थी। कुछ अहम बातें आपको इन दोनों ही सीटों की हम बताते हैं, लेकिन रायबरेली सीट पर कांग्रेस का रसूख बरकरार रहा। सोनिया गांधी की संसदीय सीट कहलाती है और रायबरेली में सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को भारी मतों से हराया था। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में फिर से उतारा है और जिनका मुकाबला इस बार सोनिया गांधी के बजाय राहुल गांधी से है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसी पर आज विस्तार से हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मयंक शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राज अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अन्य मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें। लेकिन पहले आप दोनों का स्वागत, मयंक जी, राज जी। मयंक जी के पास पहले जाते हैं। मयंक जी, आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बात करें तो देखिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखी जाती है। विधानसभा के चुनावों में भी कांग्रेस का उतना जोर, उतना दबदबा देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस बार क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है, देश में विपक्ष पूरा एकजुट नजर आया और चुनावों में भी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आई। राहुल गांधी के साथ में साझा रैलियां हुई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और अब समर्थन पूरी तरीके से सपा ने दिया है रायबरेली और अमेठी सीट को। पहले भी हमने कई बार देखा कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, गठबंधन से पहले की मैं ये बात बता रही हूँ, लेकिन इस बार तो गठबंधन है, तो किस तरीके से समर्थन दिया जा रहा है और कितना आश्वस्त हैं आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी या राहुल गांधी कह लें या किशोरी लाल शर्मा कह लें इनकी जीत को लेकर? धन्यवाद आपका। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनाव है पूरे देश का, प्रदेश का, अमेठी का, रायबरेली का, वो सब एक ही है। जो देश का चुनाव हो रहा है ये लगातार जो 10 साल से अव्यवस्था की सरकार चल रही है, जिस सरकार ने किसानों का भला नहीं किया, जिस सरकार ने नौजवानों का भला नहीं किया, जिन्होंने ये कहा था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे 2014 में तो एक टास्क फोर्स बनाकर विदेश का काला धन लाएंगे, मगर बदले में मिला हमें इलेक्टोरल बॉन्ड। सरकार ने कहा था कि हम करेंसी को, देश की करेंसी को मजबूत करेंगे, मगर आज 83 रुपीज हो चुकी है हमारे देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले। हर जगह जिस तरीके से किसानों के खिलाफ लगातार कानून लाए गए, उन पर लाठीचार्ज हुआ, आप देखिए अग्निवीर जैसी योजना लाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो जो विषय है वो ये नहीं है कि अमेठी, रायबरेली या फिर कोई और सीट, विषय ये है कि देश की जो सरकार है इसको परिवर्तन करना है, ताकि एक ऐसी सरकार आता है जो जनहित में काम कर सके, जो समाज के कल्याण के लिए काम कर सके, जो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए काम कर सके और इस देश को विकास के पथ पे आगे ले जा सके। तमाम बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं बताना चाहता हूं कि जिस विदेश नीति की बात करते हैं, चाइना, भाजपा के ही सांसद ने सदन में खड़े होकर कहा कि चाइना हमारे शहर, हमारे देश की सरहद के अंदर स्मार्ट गांव बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी की बात करती रहेगी। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में राज अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी, राज्य में आपके पास से आ रही थी। राज जी, देखिए इस बार बात सिर्फ यहाँ पर अमेठी और रायबरेली की नहीं है, सीटें अहम है कांग्रेस के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी और उतनी ही भाजपा के लिए भी, क्योंकि सोनिया गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को पहले भी बड़े मतों से मात दी है और अब जब राहुल गांधी रायबरेली से उतरे हैं, उनके परिवार का गढ़ रहा है, उनकी मां का संसदीय क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में बीजेपी के दिनेश प्रताप कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं और बीजेपी कितना
अपने आप को तैयार मान रही है? क्योंकि अमेठी आप जीतने में सफल हुए थे, लेकिन इस बार वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी साफ तौर पर नजर आ रही है। राहें स्मृति ईरानी के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है, और वही हाल रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह के लिए भी है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही? जी बिल्कुल सर, बोलिए। जी, देखिए, मैं आप लोगों को माध्यम आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि रायबरेली की सीट की अभी आप बात कर रही थी। रायबरेली की सीट पे नामांकन के बाद में राहुल गांधी अभी तय नहीं दिए। सारा प्रचार और प्रियंका गांधी देख रही हैं। और प्रियंका गांधी के चुनाव मैनेजमेंट को मैं अगर बता दूं तो से लेके और 2022 और 24 होने जा रही इन दोनों सीटों का चुनाव जो है प्रबंधन वो प्रियंका गांधी नहीं है। ठीक है। और हालात ये हुई है कि ये वोट शेयर घट के 2-3% कांग्रेस का रह गया है और मात्र 2 रह गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार अमेठी से राहुल गांधी को माननीय स्मृति ईरानी जी ने बहुत बड़ी थी इस बार, और पिछली बार सोनिया गांधी जी का जो अंतर 2 लाख से कम वोटों का हो गया था जीत। इस कांग्रेस हताश है, जीत होती है और हार हार होती है। राहुल गांधी कितने भी मतों से हारे हों, उस हार को बहुत बड़ा माना गया था जब वो स्मृति ईरानी से हारे, और वही चीज लागू होती है दिनेश प्रताप सिंह पर भी। नहीं, दिनेश प्रताप सिंह जी और राहुल गांधी में और कार्यकर्ता में कुछ तो अंतर मानेंगी मैडम। ये जो राजनीतिक राजघराने हैं इनके लोगों का एक से हारना और हमारे किसी कार्यकर्ता का, अब आपको बताता हूं पिछली बार ये बात कहकर आप और भी कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जब किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने, तब आपकी ओर से सवाल उठाए गए कि देखिए बलि का बकरा बनाया गया, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि एक आम व्यक्ति को उतार दिया गया। तो यही बात आपके ऊपर भी तो लागू होती है कि राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास और दिग्गज नहीं थे? क्या ये आप पर लागू नहीं होता? नहीं, दिग्गज की आवश्यकता ही नहीं मैडम। आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ सर, इससे ज्यादा दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि वहां के लोकल हैं, हर समय सुलभ हैं जनता के लिए, जनता के कार्यों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जो कार्य होते हैं उन सांसद को कार्य करने के लिए सुलभ हैं, वो उनसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हमको कोई और आवश्यकता। आप देखिएगा 4 जून को जो नतीजे आएंगे उस प्रताप सिंह राहुल गांधी को एक अच्छे मतों के अंतर से। ठीक है सर, आपकी आवाज कुछ ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका के न्यूज इंडिया पर। गौरव जी, अपनी चर्चा में अगर हम बात करें तो देखिए अमेठी और रायबरेली अहम सीटों में से मानी जा रही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, उस लिहाज से क्या देख पा रहे हैं आप? क्योंकि दोनों ही सीटें बहुत अहम है। रायबरेली में कांग्रेस कोर कसर नहीं छोड़ रही है, अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के साथ भी कुछ वैसी ही चीजें नजर आ रही हैं। पूरे जो दिग्गज हैं कांग्रेस पार्टी के वो उतर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी का भी पूरा समर्थन नजर आ रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप इन दोनों सीटों के आगे के जो चीजें हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? देखिए, रायबरेली में तो खास तौर से जो राहुल गांधी की उम्मीदवारी है उसको लोगों ने पहले दिन से ही हाथों हाथ लिया है। और ये पिछले 5 चुनाव में हम देखें तो एक उपचुनाव छोड़ दें सोनिया गांधी का, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया था। बेनी प्रसाद वर्मा जी के दामाद लड़े थे 2006 के उपचुनाव में। बाकी चुनावों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में ही रही है, और इस बार वो समर्थन खुलकर समाजवादी पार्टी का मिल रहा है। तो इसलिए कांग्रेस बहुत हो रहा है इस चुनाव में। और अभी जो बात कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जी की दिनेश प्रताप जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मजबूत उम्मीदवार है। एक मजबूत रिकॉर्ड उनके नाम पर बना हुआ है 2019 का, कि गांधी परिवार के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट पाने वाले प्रत्याशी हैं। लेकिन अब उनके सामने वही रिकॉर्ड बचाए रखने की भी चुनौती इस चुनाव में सामने नजर आ रही है, क्योंकि जनता का जो मूड और मिजाज हम लोग देख पा रहे हैं वो शायद
उनको इसमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी कि जो पिछली चुनाव में उनको वोट हासिल हुआ वो इस बार बरकरार रहे। अब बिल्कुल रही बात बिल्कुल, यानी अमेठी की, आपकी बात का अगर जिस निकाले तो आप यही कहना चाहते हैं कि चुनौतियां दोनों के लिए बराबर है। अगर कांग्रेस पार्टी के लिए गढ़ बचाने की है तो उतनी ही बीजेपी के सामने भी है कि अपना कम से कम जो अंतर था उसको बढ़ाया वोट जा बैंक को सके। बचाना, बिल्कुल बिल्कुल सर, वोट बैंक को। बिल्कुल आपके पास लौटते हैं सर। केशवानंद शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं रायबरेली से। केशवानंद का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, रायबरेली की बात करें तो पूरा गांधी परिवार पूरी कोर कसर यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहा है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जोर आजमाइश पूरी है। सोनिया गांधी खुद बताया जा रहा है रायबरेली में अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। हालांकि काफी वक्त से वो अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन क्योंकि अब रायबरेली की सीट को प्रतिष्ठा के तौर पर देखा जा रहा है राहुल के लिए, खास तौर पर अमेठी छोड़कर वो रायबरेली आए हैं, तो ऐसे में यहां पर जीत सुनिश्चित हो ये गांधी परिवार भी पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, देखिए रायबरेली देखा जाए तो सोनिया गांधी कल दोपहर में ही रायबरेली पहुंच चुकी हैं। वो आज एक सबसे पहले अमेठी जाएंगी जहां पे वो केएल शर्मा के लिए सबसे पहले चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद वो रायबरेली आएंगी जहां पे वो आईटीआई मैदान में पूरा गांधी परिवार होगा, साथ में अखिलेश यादव भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली सीट हमेशा से पारंपरिक रही है, रायबरेली कांग्रेस के लिए रही है, और देखा जाए तो इस बार रायबरेली से पहली बार राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना जरूर करना पड़ा था, जिसके बाद इस बार वो अपनी मां की विरासत यानी कि सोनिया गांधी की विरासत को रायबरेली से संभालेंगे, तो काफी चुनौती कांग्रेस के लिए जरूर है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो भाजपा में जैसे बीते दिनों से लगातार फाड़ चल रही थी, एक ही पार्टी में देखा जाए तो दो अलग अलग नेता हैं, वो चाहे रायबरेली सदर की विधायक रही अदिति सिंह हैं और दिनेश प्रताप सिंह, उनमें फाड़ देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार लगातार एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को रायबरेली में जरूर मिलेगा। और रायबरेली देखा जाए तो गांधी परिवार के लिए ही रायबरेली में हमेशा जिस प्रकार लोगों की और इस बार समाजवादी पार्टी का जो समर्थन मिल रहा है, तो उसका भी फायदा रायबरेली में कांग्रेस को जरूर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर फायदा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन केशवानंद ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमारे साथ में जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए थे, माफ कीजिएगा, बीजेपी और सपा दोनों के प्रवक्ता थे। बीजेपी कह रही है कि हम आश्वस्त हैं, प्रत्याशी कोई भी हो हमारा कार्यकर्ता उतरा है और हम जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता पर जनता को विश्वास है, हमारी पार्टी की नीतियों पर विश्वास है। बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में राहुल के सामने उतारा गया, क्या दिनेश प्रताप सिंह टक्कर दे पा रहे हैं? पहले तो यहाँ पर यह बड़ी बात होती है। देखिए 2019 में भी दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से उम्मीदवार भाजपा के थे, जो कि सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो काफी अच्छा जो है उनका प्रदर्शन रायबरेली में देखने को मिला था, लाखों वोट उनको मिले थे। तो उनका जो प्रदर्शन था वो रायबरेली में काफी बेहतर था। इस बार लेकिन जो माहौल है वो काफी दूसरा माहौल देखने को मिल रहा है, जो क्योंकि इस बार जो उनकी बीजेपी है उसमें ही फाड़ देखने को मिल रही है। तो जो रायबरेली में कांग्रेस है तो उस कांग्रेस को फायदा जरूर मिल रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो एक टीम लीडर होकर के बाकायदा जो है काम भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली में किया था, तो दिनेश प्रताप सिंह को काफी अच्छे जो वोट है वो 2019 में मिले थे। और देखा जाए तो 2019 में बीजेपी मोदी सर की लहर भी देखने को मिल रही थी, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिला था। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ रायबरेली में ही जो दो फाड़ है उसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी, तो उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटेंगे केशवानंद। हमारे साथ में गौरव जी लगातार बने हुए, गौरव जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। गौरव जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में चुनौतियां ज्यादा बड़ी किसके लिए और ये सीटें अहम किसके लिए हैं? क्योंकि देखिए जब अमेठी हारे राहुल गांधी उस दौरान बहुत ज्यादा क्रेडिट स्मृति ईरानी को मिला, या हम ये कह लें कि उस सीट को जीतने के बाद स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर दोगुनी स्पीड से आगे बढ़ा, क्योंकि एक बड़ा वर्चस्व उनका कायम हो गया, एक बड़ा नाम हो गया पार्टी लाइन के भीतर भी और साथ ही साथ आम जनता के बीच में भी। राहुल गांधी को नुकसान भी उतना ही हुआ था कि राहुल गांधी एक पार्टी का बड़ा नेता, वो हार गया स्मृति ईरानी से, और खासतौर पर वो जगह जो उनका अपना किला था, जो उनका अपना गढ़ था। तो इस बार आप दोनों ही सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के लिए? ये सही है कि पिछला चुनाव जो था उसमें एक नया इतिहास बनाया था स्मृति गांधी ने जीत कर, लेकिन 2024 में गांधी परिवार ने जो रणनीति स्मृति को पराजित करने के लिए अपनाई है वो उनकी रणनीति यहाँ पर
जन समर्थन को देखते हुए कारगर सी दिख रही है। और एक इतिहास 2019 में बना था, और अगर कांग्रेस अपनी रणनीति में सफल रही, जैसा कि प्रियंका गांधी लगातार अमेठी को भी समय दे रही है, और अगर उनकी रणनीति सफल रही तो एक इतिहास 2024 में भी बनेगा कि वो अपने विश्वास पात्र अपने कार्यकर्ता के माध्यम से वो स्मृति जैसी सांसद को पराजित कर ले जाएंगे। तो एक नया इतिहास वो नए गढ़ने की तैयारी में है। पर ये 4 जून बताएगा कि उनकी रणनीति कारगर रही या बिल्कुल बिल्कुल, नतीजों के साथ तस्वीर पूरी तरीके रहा। से स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, मयंक शुक्ला जी हैं, सपा प्रवक्ता है, उनका रुख कर लेते हैं। मयंक जी, एक बात बहुत उठी और जब रायबरेली से राहुल के नाम पर अंतिम मोहर लगी उसके बाद ही कहा गया, बीजेपी ने तो आरोप लगा दिया कि राहुल अमेठी से भाग गए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने एक सभा में ये बात कही थी। क्या नहीं लगता कि अमेठी में भी राहुल को जाना चाहिए था? कुछ फैसले कांग्रेस पार्टी के उनके ऊपर ही भारी पड़ जाते हैं। रायबरेली क्यों? क्या अमेठी से डर था? सर्वे तो इंटरनल हुआ था, वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि मजबूती हो रही है, अब वापस से मजबूत हो रही है कांग्रेस पार्टी, तो अमेठी क्यों नहीं? भाजपा के लोगों की असल में भागने और भगाने की बहुत पुरानी आदत है। ये रण छोड़ के अक्सर भाग जाते हैं, इसलिए इनके मन में यही विचार चलते रहते हैं। मैं बात करूंगा शुक्ला जी जो हमारे संवाददाता हैं, उनकी बात बहुत मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है रायबरेली और अमेठी में किराए के नेताओं के भरोसे है। ये अपने मूल कार्यकर्ताओं के बस पे तो ये भी नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाए। वो अपने दूसरे दलों से लाके और तमाम नेताओं को इकट्ठा करके कोशिश कर रही है कि कहीं रण के बीच में आ जाए। हालांकि चुनाव एक तरफा है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी उसमें बातचीत नहीं है। दोनों सीटें ऐतिहासिक मतों से जीतेंगी। हमारे आदरणीय अवस्थी जी जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है उसमें अमेठी में वो बेहद कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया और उसे मजबूती से जिताने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर ही कहती है अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, मगर जब कांग्रेस अगर कार्यकर्ता को मजबूती से लड़ा रही है और जिताने की स्थिति में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को देख के बहुत परेशान है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलके इस जनहित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंके। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। राज जी हमारे साथ में लगातार बने हुए बीजेपी से हैं। हाँ राज जी, आप कुछ कह रहे हैं, मैं आप ही के पास आ भी रही थी। देखिए, अभी हमने ये सवाल किया कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों चुनावी मैदान में नहीं उतरे, वैसे ही सवाल आपसे भी है कि आपकी ओर से अभी देखिए मयंक जी ने भी आरोप लगा दिया कि किराए के नेताओं के भरोसे बीजेपी चल रही है दोनों जगहों पर। ऐसा क्यों? आप क्या रायबरेली की अगर हम बात कर ले तो दो फाड़ नजर आ रही थी, चाहे वो अदिति सिंह का मामला हो और दिनेश प्रताप सिंह पर, उस पर भी हमने चर्चा की। तो आपके तो नेता ही एकजुट नहीं है, आप कैसे ये कह रहे हैं कि हम जीत हासिल कर रहे हैं, या कैसे आपको ये विश्वास है कि रायबरेली में आप झंडा गाड़ पाएंगे? सर पहले तो अनम्यूट कीजिए। राज जी आप अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। जी अब आवाज आ पा रही है आपको? हाँ जी सर, बोलिए। जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने से पहले किसी तरीके का कोई विवाद रहता हो, अदिति सिंह हो गई या हमारी और बड़े लीडर्स हो गए, उसके टिकट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कैडर है जो कभी भी किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ता। उसके बाद में वह केवल और केवल कमल के फूल को देखता है और उसी को चुनाव जिताता है। मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर पोस्ट आ जाती है और ये कह दिया जाता है कि उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं, उसके बाद इस पोस्ट का जवाब भी दे दिया जाता है। अदिति सिंह वाले प्रकरण से तो आप वाकिफ होंगे ना, रायबरेली के? देखिए, मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, इनके कांग्रेस के जो है साथी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सपा के प्रवक्ता मोंटी शुक्ला जी, कि आज नामांकन कराने के बाद में एक दिन नामांकन कराने के लिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे। रायबरेली में उसके बाद में एक भी बार अभी तक राहुल गांधी नहीं पहुंचे। क्यों? ऐसा कहाँ है? क्यों भागे हुए हैं वो रायबरेली से? अपनी माता जी को लगा रखा है, अपनी बहन जी को लगा रखा है, जनता के बीच में काम करना नहीं चाहते हैं क्या? अच्छा, अभी तो राज जी पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, राज जी पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि उनकी एक जनसभा हो चुकी है, उसके बाद नामांकन के बाद वो पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात ये, अभी आप खुद यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि भाई एक आम कार्यकर्ता और एक पार्टी के लीडर में अंतर तो समझिए ना, तो ये बात आपके लिए नहीं लागू होती क्या? जी, ये बात तो बीजेपी के लिए भी लागू होती है ना। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि एक आम कार्यकर्ता और एक लीडर के बीच में तो अंतर समझिए ना। राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह के बीच में आपने अंतर बता दिया टीवी पर,
तो ये अंतर सिर्फ क्या किस लिए है? मैंने तो नहीं, हम आज भी हम दिनेश प्रताप सिंह जी को पार्टी का लीडर ही मान के चुनाव लड़ा रहे हैं मैडम। आम कार्यकर्ता की बात ही नहीं है। आम कार्यकर्ता क्या होता है? हमने जब सांसदी का टिकट दे दिया दिनेश प्रताप सिंह जी को, तो हम दिनेश प्रताप सिंह जी को एक लीडर की तरह ही चुनाव लड़ा रहे हैं, और वह लड़ भी रहे हैं। और 4 जून को आपको पता लग जाएगा कि कितने बड़े अंतर से ठीक है कि आपकी पार्टी के विधायकों का समर्थन आपके सांसद प्रत्याशी को क्यों नहीं मिल रहा? कि ये आपके लिए कमजोरी नहीं है? क्या आपकी पार्टी के विधायकों का समर्थन अगर नहीं मिलेगा तो आपका सांसद प्रतिनिधि कैसे जीतेगा? और सबसे बड़ी बात कि एक मैसेज क्या जाएगा रायबरेली की जनता के बीच में कि आप एकजुट नहीं है? ये नुकसानदायक नहीं है क्या पार्टी के लिए? ये एक नहीं मैडम देखिए, किसी नेता के समर्थक किसी भी प्रकार से, हमारे यहाँ के भी किसी नेता के समर्थक होते हैं। हो सकता है किसी की कोई नाराजगी हो, लेकिन ये कोई एक नैरेटिव नहीं है। ये किसी प्रकार का कोई नैरेटिव नहीं है। अदिति सिंह जी के नाराजगी और या उनके समर्थकों की नाराजगी, ये कोई नैरेटिव फैलाने की चीज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में पूरा संगठन लग के काम कर रहा है। रायबरेली की सीट पे राहुल गांधी का ना आना और केवल प्रचार में प्रियंका गांधी का, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 बार से केवल सीटें घटाने का है। 37 से 7 सर, प्रियंका जी ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, वो सिर्फ चुनाव प्रचार में उतरी है। अगर आप फैक्ट पर जाएंगे तो अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। नहीं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन उनका जो चुनाव लड़ाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। गौरव जी का रुख कर लेते हैं। गौरव जी, अभी अमेठी सीट पर बात कर लेते हैं। स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस पार्टी ने। इसकी उम्मीद क्या थी आपको लग रहा था कि किशोरी लाल शर्मा या कोई करीबी आ सकता है या फिर गांधी परिवार का कोई शख्स आएगा? देखिए, ये तो अति गोपनीय रखा था गांधी परिवार ने इस बार अपनी रणनीति को, और वो रणनीति चौंकाने वाली थी खुद स्मृति ईरानी जी के लिए भी और कांग्रेस के लीडरान को भी। स्थानीय जो नेता रायबरेली और अमेठी के हैं, जिनको उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी से आएंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से आएंगे, तो इस बार गांधी परिवार ने अति गोपनीयता की रणनीति अपनाई। और आप याद कीजिए कि जब राज्यसभा से नामांकन के पहले पीएम मोदी ने, सोनिया गांधी जब राज्यसभा के लिए ये तय हो गया कि वो राज्यसभा के लिए राजस्थान से पर्चा भरेंगी, और 2-3 दिन पहले पीएम मोदी ने ये बयान दिया था कि रायबरेली भी छोड़कर भागेंगे। इस तरह का एक बयान आया था। तो ये जो गोपनीयता भंग हुई थी, उससे सबक सीखते हुए अपने को और ज्यादा उन्होंने सतर्क किया और अपनी रणनीति को ऐन वक्त पर। देखिए, 2 चीजों को समझना है कि गांधी परिवार के गढ़ के रूप में अमेठी और रायबरेली क्या जानी जाती है, और आप भी चर्चा उसी आधार पे कर रहे हैं। सर, जानी जाती है नहीं, अमेठी नहीं जानी जाती है। अब अमेठी अब स्मृति ईरानी के नाम पे जानी जाती है। आपको एक बार फिर से ठीक है राज जी, बीच में नहीं। देखिए, मैं आपके पास आती हूँ ना, अभी वो बोल रहे हैं तो उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। तो समझने की बात है कि रायबरेली अमेठी गढ़ के रूप में जानी जाती है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया था कि हम अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस मुक्त करेंगे। तो अमेठी तो कर ले गए, लेकिन अभी रायबरेली बाकी है। और देखिए, समीकरण तो गौरव जी ये भी कह रहे हैं ना कि इस बार अमेठी में भी डामाडोल स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर जो प्रकरण रायबरेली से सामने आए थे, वो सब माफ कीजिएगा अमेठी से सामने आए थे। कुछ वीडियोस की अगर हम बात कर ले, पत्रकारों के साथ जो उनका व्यवहार कई बार रहा, वो सब सामने आए। उस सब के चलते भी कहीं ना कहीं जनता का मन बदला है। अमेठी में भी मैं मुकाबला, बहुत कड़ा मुकाबला देख रहा हूँ। रिजल्ट कुछ भी है, कोई आश्चर्य न करिए कि क्या हो जाए। बिल्कुल। देखिए, अगर स्मृति ईरानी वहां पर उस किले को भेद पाने में सफलता हासिल कर सकती हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस अपने किले को वापस अपने साथ जोड़ पाए। दोनों ही मजबूत वहां पर हैं। और किशोरी लाल शर्मा, देखिए, कांग्रेस की इस बार की रणनीति पर भी अगर हम ध्यान दें तो बहुत खास रही थी। किशोरी लाल शर्मा जाते हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि ये तो यहाँ पर प्रस्तावक के तौर पर आए हैं, ये तो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए हैं, तैयारियां करने के लिए आए हैं। वो नामांकन से 2 दिन पहले पहुंचे थे अमेठी, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी, किसी ने सोचा तक नहीं कि यही वो प्रत्याशी बन सकता है। तो कांग्रेस ने इस बार रणनीति तो चलाई है, सफलता कितनी मिलती है तो खैर 4 जून के साथ में साफ होगा। मयंक जी के पास जाते हैं, सपा प्रवक्ता है। मयंक जी, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है इस बार, क्योंकि आपने प्रत्याशी नहीं उतारे, इसके पहले भी हमने देखा, मैं पहले भी कह चुकी कि समाजवादी पार्टी ने यहां पर कांग्रेस को लीड दी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनकी सीटें हैं, लेकिन किस तरीके से समर्थन आप कर रहे हैं
क्या अहम यहाँ पर रोल आप निभा रहे हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को जहां जितना संभव उतना सहयोग कर रही है। ठीक है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी खुद हो, जहां भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे उन्हें पूरी ताकत से लड़ाया जाए। और जो जन समर्थन है, जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, जो किसानों का गुस्सा है, नौजवानों का गुस्सा है, आप समझिए अग्निवीर जैसी योजनाएं जो देश की सेना को कमजोर करने का काम कर रही हैं, ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी, उनके खिलाफ जो माहौल है उनको हम लोग को जनहित के मुद्दों पे ले जाना है और हमें ये दिखाना है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम लोग को ये पता है कि जो जनता में खुशी है इस भाजपा सरकार के जाने की, वो ये स्पष्ट करती है कि इन लोगों की विदाई तय होने जा रही है। हम लोग पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम। अब इंतजार 4 जून का है जिसमें तस्वीरें सामने आएंगी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। तो रायबरेली की धरा पर अब सोनिया गांधी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। देखना बहुत अहम होगा कि आखिर रायबरेली और अमेठी के नतीजे क्या होते हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कन्नौज से उसका रुख कर रहे थे। कन्नौज से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। इस बीच कन्नौज से एक अहम खबर, जहां 12 वर्षीय किशोरी से बलात्कार का प्रयास किया गया है। शिकायत करने पर किशोरी की मां को धमकाया भी गया है। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पीड़िता ने युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी कर दी है और सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें। कन्नौज से 12 वर्षीय किशोरी से बलात्कार का प्रयास किया गया है। शिकायत करने पर किशोरी की मां को भी धमकाए जाने की बात सामने आई है और पीड़िता ने युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता की ओर से शिकायत करती गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किशोरी से बलात्कार का प्रयास किया गया और अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर शिकायत करने पर पीड़िता को धमकाए जाने की भी बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कन्नौज से खबर, 12 वर्षीय किशोरी से बलात्कार का प्रयास किया गया। तो शिकायत करने पर किशोरी की मां को धमकाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीड़िता के युवक के खिलाफ तहरीर दी है और सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक गांव का है ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीड़िता ने युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। अहम खबर आपको हम बता दें। और शिबू सैनी इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिबू, पूरा मामला क्या है? एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ में बलात्कार का प्रयास किया गया और पीड़िता को धमकाया भी गया इस पूरे मामले में। शिबू, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी, आपको बता दें, एक कन्नौज में एक गांव का मामला है। ये सदर कोतवाली क्षेत्र का, जो 12 साल की किशोरी थी, वो खेत के जा रही थी। वही कोई घास लगाए बैठे हाथ से भूखे भेड़िए ने उसको दबोचना चाहा, तो भागने की कोशिश की। उसकी माँ आई, उसको माँ को भी भगा दिया वहां पे। ठीक है, शुक्रिया आपका शिबू। कन्नौज से खबर आपको बता दें। 12 वर्षीय किशोरी से बलात्कार का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। पीड़िता की ओर से पुलिस में पूरे मामले को लेकर शिकायत दे दी गई है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।